अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारी अप्लाइड की लैब थी। तो अप्लाइड का जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीक में मिस हो गई थी इसकी लैब। तो इंशाल्लाह ताला हम कवर कर लेंगे। कुछ मैं इंस्ट्रक्शंस दे दिया करूँगी आपको ऑनलाइन, तो इस तरह से हम कवर कर लेंगे। फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। तो हाँ, नोटबुक बनाने का सबसे पहले आपको तरीका बता दूं कि आपने सबसे पहले लैब सेफ्टी रूल्स लिखने हैं। वही लैब सेफ्टी रूल्स जो आपने अप्लाइड या ऑर्गेनिक या किसी भी या इनऑर्गेनिक में लिखे होंगे, ठीक है, वही सेम लिखने हैं। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर आपके पास नहीं है तो। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप वही उसको लिख लें। लैब सेफ्टी रूल्स को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर आपने नोटबुक बनाना स्टार्ट कर देनी है। जैसे आपको मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ ना, वैसे वैसे आप लोग लिखते जाएं, ठीक है। फिर जैसे ही परफॉर्म करेंगे फिर आप एंड में रिज़ल्ट लिख दीजिएगा। इन इंस्ट्रक्शंस में मैंने सिर्फ रिज़ल्ट ऐड नहीं किया, बाकी सब कुछ ऐड है। या फिर पेंसिल वर्क रहता है मेंशन करने वाला, वो मैं आपको बता दूंगी जब हमारी फ़िज़िकल लैब होगी तब, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला प्रैक्टिकल हमारा। तो आज का हमारा प्रैक्टिकल है स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फेट कंटेंट इन फर्टिलाइजर सैंपल। और सैंपल में हम डिटर्जेंट दे रहे हैं। आज के प्रैक्टिकल का बेसिक मकसद ये है कि आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन का पता चल जाए, या फिर उसकी हैंडलिंग का पता चल जाए कि किस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो हमने एक फर्टिलाइज़र सैंपल ले लिया है जिसके अंदर फॉस्फेट कंटेंट मौजूद होगा, और हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटर्मिनेशन करनी है। स्कोपी की मदद से हमने उसकी एब्जॉर्प्शन चेक करनी है कि वो कितनी एब्जॉर्प्शन देता है, ठीक है। तो चलते हैं हम कि हमें कौन कौन से इसके लिए ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो ऑपरेटर्स में सबसे पहले हमें क्रूसिबल जो है, क्रूसिबल चाहिए। क्रूसिबल इस शेप का होता है, कप शेप्ड होता है, और ये किसी भी केमिकल या किसी भी मटेरियल या सैंपल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करने के लिए चाहिए होता है। मतलब हमने कोई सैंपल लेना है, उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करना है, तो उसके लिए हम क्रूसिबल यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें बीकर चाहिए होंगे। फ़िल्टर पेपर आपको पता है, वो बहुत सिंपल चीज़ है। फ़नल का भी आपको पता होगा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए होगा। हॉट प्लेट चाहिए होगी। फर्नेस जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई भी सैंपल या कोई भी मटेरियल को एक लंबे टाइम के लिए, लंबे ड्यूरेशन के लिए कॉन्टीन्यूसली हीट करना हो, ठीक है। उसके लिए हम फर्नेस यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें वेट बैलेंस चाहिए होगा। फिर हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए होगा। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कुछ इस तरह से दिखता है, अपीयरेंस इसकी कुछ। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो इंस्ट्रूमेंटेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इसके अंदर एक लाइट सोर्स हमें चाहिए होता है। दूसरा, सेकेंड नंबर पे हमारे पास एक मोनोक्रोमेटर होता है। मोनोक्रोमेटर अगर देखा जाए तो दो स्लिट्स और एक प्रिज्म पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद हमारे पास एक क्यूबिट होती है। क्यूबिट जो होती है वो ग्लास या कॉर्ड्स की बनी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोटो रजिस्टर होता है और एम्पलीफायर। इसके बाद हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर होता है। फिर इसके बाद एक रिकॉर्डर होता है जो हमें रिजल्ट शो करता है। और तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्क किस तरह से करेगा ये भी मैं थोड़ा शॉर्टली बता देती हूँ आपको यहाँ पे, कि हमारे पास जो लाइट सोर्स है इसकी रेंज जो होती है वो होती है 200 से लेके 800 नैनोमीटर तक। और इस 200 से 800 नैनोमीटर के अंदर 200 से 400 तक की जो रेंज होती है ये होती है यूवी की रेंज होती है। और 400 से 800 तक जो होती है वो होती है विजिबल की रेंज। और ये लाइट सोर्स क्या करता है, अपनी फोटोन या फिर लाइट जो होती है मोनोक्रोमेटर की तरफ भेजता है। और मोनोक्रोमेटर का मकसद होता है कि लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर, डिफरेंट वेवलेंथ मतलब जैसे हर कलर का की एक अलग वेवलेंथ होती है, इस तरह से डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। और मोनोक्रोमेटर क्या करता है, लाइट को एक इस फोटोन जो ये यहाँ से फोटोन मोनोक्रोमेटर पे आएगा, उसको स्पेसिफिक वेवलेंथ्स के अंदर कन्वर्ट करने के बाद एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को इस एडजस्टेबल अपर्चर से पास करेगा, ठीक है। और एडजस्टेबल अपर्चर के बाद हमारे पास यहाँ पे क्यूबिट है। क्यूबिट जो है कॉर्ड्स और ग्लास का बना होता है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना सैंपल रखते हैं। तो लाइट जो होगी इस सैंपल से गुजरते हुए कहाँ जाएगी, फोटो पर रजिस्टर पर जाएगी। फोटो रजिस्टर क्या करेगा, फोटो रजिस्टर इसको एम्पलीफायर के पास भेज देगा। एम्पलीफायर जो होगा वो जो भी सिग्नल पीछे से आ रहा है, मीन टू से कि ये जो लाइट है पास होके जा रही है, उसको एम्पलीफाई करके रिकॉर्डर की तरफ भेज देगा। रिकॉर्डर जो होगा हमें रिजल्ट का बताएगा, ठीक है। और
रिकॉर्डर हमें ये बताएगा कि एब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रही है, किस पैटर्न से हो रही है, ठीक है। क्योंकि जो हमने सैंपल यूज़ किया है उसकी कंसंट्रेशन पर एब्जॉर्प्शन डिपेंड करी है। तो जितनी कंसंट्रेशन का हम सैंपल लेंगे उसी हिसाब से हमें एब्जॉर्प्शन शो होगी। एब्जॉर्प्शन का कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी जितनी ज़्यादा हमारे सैंपल की कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा इसकी एब्जॉर्प्शन शो होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं केमिकल्स की तरफ कि हमें इस प्रैक्टिकल में कौन कौन से केमिकल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो हमने एक डिटर्जेंट सैंपल केमिकल्स के अंदर सबसे पहले हमें डिटर्जेंट सैंपल चाहिए। इसके अलावा डिस्टिल वाटर चाहिए होगा। फिर हमें फॉस्फोमोर्बिड ब्लू कम्प्लेक्स एक केमिकल चाहिए होगा। अगर ये केमिकल अवेलेबल होगा लैब में तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल को फिज़िकल लैब में परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद थ्योरी पे आते हैं। थ्योरी में आपने क्या लिखना है? थ्योरी में आप यही लिखोगे कि पहली बात तो आपने ये लिखनी है कि फॉस्फोरस डिटर्मिनेशन जो है ये वाटर एनालिस्ट या फिर लिम्नोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। लिम्नोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी भी रिवर या लेक वगैरह से पानी का कोई सैंपल लेके उसके अंदर से फॉस्फोरस कंटेंट की डिटर्मिनेशन करते हैं या फिर उसको एनालाइज करते हैं कि कितना इसके अंदर फॉस्फोरस कंटेंट पाया जा रहा है, ठीक है। और फॉस्फेट कंटेंट की बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है ये डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइज़र और शुगर इंडस्ट्री के अंदर पाई जाती है, ऑब्जर्व भी की गई है, ठीक है। इसके अलावा हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर फोटो स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करेंगे ताकि हम अपने सैंपल के अंदर फॉस्फेट कंटेंट को मेजर कर सकेंगे कि हमारे सैंपल के अंदर कितना फॉस्फेट कंटेंट पाया जा रहा है। इसके बाद फोटो स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये बेस किस पे करता है? बेस जैसे कि मैंने आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर बताया, ये बेस करता है यूवी विजिबल लाइट के ऊपर। हम अपनी यूवी विजिबल रेंज के अंदर लाइट जो होगी, लाइट सोर्स होगा या लैंप जो होगा उसकी रेंज जो होगी वो यूवी विजिबल रेंज होगी, मतलब 200 से 800 नैनोमीटर के दरमियान होगी। उसको हम अपने सैंपल से, जो मैंने आपको वहाँ पे क्यूबिट दिखाई दी ना, क्यूबिट के अंदर सैंपल रखेंगे, मतलब कि हमारा केमिकल कंपाउंड जो होगा उसके अंदर से यूवी विजिबल लाइट पास करेगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, एक डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रा शो होगा, ठीक है। रिकॉर्डर जो होगा वो एक डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रा शो करेगा जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे सैंपल के अंदर कितना फॉस्फेट कंटेंट पाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सिर्फ कलर को डिटेक्ट नहीं करता बल्कि ये लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स को भी डिटेक्ट करता है, उसको क्लासीफाई करता है, एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है कि हमारे सैंपल के अंदर कौन से केमिकल कंपाउंड मौजूद है और उसकी क्या, वो कहाँ पे किस वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन शो करेगा और उसकी एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के दरमियान में, ठीक है। एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के दरमियान ग्राफ जो होगा वो तकरीबन वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इसके अलावा एब्जॉर्बेंस जो हमारे सैंपल के अंदर जो भी फॉस्फेट कंटेंट मौजूद है, फॉस्फेट का सोल्यूशन है, वो एब्जॉर्बेंस शो करेगा तकरीबन 840 नैनोमीटर पे, ठीक है। अगर इस आउट ऑफ द रेंज चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम अपने सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे ताकि इस रेंज के विद इन दिस रेंज हमारा ग्राफ बन जाए, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि हमारा जो फॉस्फोरस का जो टेस्ट होता है वो हमें बताता है कि हमारे सैंपल के अंदर अगर थोड़ी सी अमाउंट भी है ना, फ्रैक्शन ऑफ फॉस्फोरस भी मौजूद है तो उसके बारे में बताएगा कि इतनी थोड़ी सी अमाउंट आपके सैंपल के अंदर मौजूद है, ठीक है। और ये फॉस्फोरस टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने सैंपल को सबसे पहले फ़िल्टर करेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे। जो हमने सैंपल फ़िल्टर किया होगा उसको एनालाइज करने के बाद हम टोटल फॉस्फोरस कंटेंट मेजर कर लेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं हम अपने प्रोसीजर पर। प्रोसीजर्स में दो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला स्टेप है कि सैंपल प्रिपरेशन, डिटर्जेंट सैंपल प्रिपरेशन। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने 5 mg डिटर्जेंट सैंपल को वे आउट कर लेना है वेट बैलेंस के साथ, फिर उसको क्रूसिबल में रखना है। क्रूसिबल वही कप शेप्ड एक लैब इक्विपमेंट है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर किसी भी सैंपल या कंपाउंड को
हीट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर रखना है। फिर उसके बाद हमने इसको मफल फर्नेस के अंदर रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए 330 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप करने के बाद जो हमारे पास एशेस मिलेंगी ना, उन एशेस को, मतलब कि जो हमने सैंपल वे आउट करके 5 ग्राम सैंपल को, डिटर्जेंट सैंपल को वे आउट करके हमने मफल फर्नेस के अंदर रखा। मफल फर्नेस के अंदर रखने के बाद जो हमें आधे घंटे के बाद जो एशेस मिलेंगे, उन एशेस को हमने 350 ml बीकर के अंदर डाल लेना है और इसको डिज़ोल्व कर देना है डिस्टिल वाटर के अंदर, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, फिर हमने डिस्टिल वाटर के अंदर डाल के उसका सोल्यूशन बना लेना है। फिर हमने थर्ड स्टेप में करना है कि उस सोल्यूशन को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिडिफाई कर देना है। एसिडिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 10 मिनट के लिए हॉट प्लेट पर हीट करेंगे ताकि इसके अंदर से हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्राइड्स जो हैं वो रिमूव हो जाएं, ठीक है। फिर हमने फोर्थ स्टेप में यहाँ से जो सैंपल हमें मिलेगा, इसके बाद हमने इसको फ़िल्टर पेपर के साथ फ़िल्टर कर लेना है। फिर उस फिल्ट्रेट को, जो हमारे पास सैंपल नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिल्ट्रेट कहते हैं उसको, फ़िल्टर होके जो सैंपल बाकी बचेगा उसको हम क्या करेंगे, हम 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर डाल देंगे और फिर उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को अप टू द मार्क डिस्टिल वाटर के साथ, डिस्टिल वाटर अप टू द मार्क उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये हमारी होगी सैंपल प्रिपरेशन। इसके बाद हमारा आता है सेकेंड। अच्छा, यहाँ तक तो आपने सैंपल प्रिपरेशन कर ली फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो प्रोसीजर का सेकंड स्टेप जो है उसके अंदर हमने क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने सैंपल प्रिपेयर किया है ना, उस सैंपल के अंदर से आपने फॉस्फेट कंटेंट की डिटर्मिनेशन करनी है। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, 25 ml ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लोगे। उस फ्लास्क के अंदर आप क्या करोगे, इस सैंपल का 1 ml डाल दोगे, ठीक है। ये 1 ml डालने के बाद आप क्या करोगे, 2.5% ऑफ अमोनियम मॉलिब्रेट ऐड कर दोगे 2 ml, ठीक है। ये इसकी परसेंटेज जो होगी ये आपको बना के देंगे, लैब वाले प्रोवाइड करेंगे। आपने उसमें से 2 ml मेजर करके उसको डाल देना है, ठीक है, इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर ऐड कर देना है। इसी तरह से आपने 0.5 ml नॉर्मलाइज सोल्यूशन ऐड कर देना है सल्फ्यूरिक एसिड का, इसी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। फिर इसके अंदर ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप क्या करोगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करोगे। मिक्स आपने ये नहीं कि आपने ज़ोर ज़ोर से इसको मिक्स करना स्टार्ट कर देना, आपने आहिस्ता आहिस्ता से इसको अच्छे तरीके से शेक करके मिक्स कर लेना है रिएक्शन मिक्सचर को। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें 1 ml ऑफ 0.5 मोलर हाइड्रोजीन हाइड्रेट सोल्यूशन ऐड कर दोगे। उसके बाद आपने जो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है उसके अंदर आपने अप टू द मार्क, जहाँ तक उसके नेक पे एक सर्कल बना होता है, मतलब मार्क लगा होता है, ठीक है, उस मार्क तक आप डिस्टिल वाटर। अच्छा, तो ये सब करने के बाद आप क्या करोगे, आपने इस सोल्यूशन को, जो आपने सोल्यूशन यहाँ तक तैयार किया है, इस सोल्यूशन को आपने छोड़ देना है फॉर 25 मिनट्स। 25 मिनट के लिए आप छोड़ दोगे ताकि इसकी मैक्सिमम कलर डेवलपमेंट हो जाए। फिर जब मैक्सिमम कलर डेवलपमेंट हो जाएगी तो आप इसमें से आप इसमें से सैंपल अपना क्यूबिट के अंदर डालोगे। क्यूबिट के अंदर डालने के बाद फिर आप फोटो स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर उसको रखेंगे। फिर वहाँ से इसकी एब्जॉर्प्शन चेक करेंगे। जब आप इसकी एब्जॉर्प्शन चेक करेंगे तो आपकी इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन जो है, आपके सैंपल की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो भी ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। देखें यहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ती जा रही है जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी। देखें यहाँ पे सबसे पहले इसकी कंसंट्रेशन थी ऑलमोस्ट 0.6 या 7, तो हमारी जो एब्जॉर्प्शन शो हो रही थी वो हो रही थी 0.20 पे। इसके साथ जैसे ही हमने इसकी कंसंट्रेशन 1.5 तक ले गए, साथ ही इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो भी बढ़ गई। इसी तरह से जैसे हमने इसकी 2.2 की या 2.25 की कंसंट्रेशन सैंपल की, तो उसके साथ ही इसकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ गई। इसी तरह से ये देखें, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। और इसके बाद फिर आप क्या करोगे, आपने इसकी एब्जॉर्प्शन मेजर करनी है। एब्जॉर्प्शन इसकी मैक्सिमम आनी चाहिए
या फिर 840 नैनोमीटर की रेंज में आनी चाहिए। उसके बाद आप अमाउंट ऑफ फॉस्फेट को पीपीएम के अंदर कैलकुलेट कर लोगे। कैलकुलेट करने के बाद आपने ये देखना है कि आपके सैंपल के अंदर जो फॉस्फेट आपके सैंपल से जो एब्जॉर्प्शन मैयर हम कर रहे हैं, ये एब्जॉर्प्शन ये इस रेंज में होनी चाहिए। अगर इस रेंज से बाहर आ रही है तो आपने क्या करना है, इससे ज़्यादा आ रही है तो आप क्या करोगे, आप अपने सैंपल को डाइल्यूट करोगे, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि जैसे जैसे कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ती जाएगी। अगर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो आप क्या करोगे, अपने सैंपल को डाइल्यूट करोगे और अगेन सेम प्रोसीजर आपने यूटिलाइज़ करते हुए इम्प्लीमेंट करते हुए आपने अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेना है। और अगर हमारे पास लैब के अंदर केमिकल्स वगैरह मौजूद होंगे तो लाजमी तौर पे आपका प्रैक्टिकल जो होगा वो परफॉर्म भी हो जाएगा। अगर केमिकल्स नहीं भी हुए तब भी आपको फ़ोटो स्पेक्ट्रोमीटर दिखा दिया जाएगा, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दे दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह के ऑलमोस्ट 3 प्रैक्टिकल्स हैं आपकी कोर्स आउटलाइन में, तो वो हम इंशाल्लाह देख लेते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आए आपने कमेंट्स करके बताना है मुझे, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं फ़ौरन से आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।